भारतीय इतिहास कई सारे महान राजाओं की वीर गाथाओं से भरा हुआ है, जिसमें से कई राजा ऐसे थे जो अपने दयालु और वीर स्वभाव के कारण भारतीय इतिहास में महान कहलाए गए। तो कई ऐसे राजा भी थे जो अपने क्रूर स्वभाव के कारण भारतीय इतिहास में अपनी एक काली छाप छोड़ गए। तो आज हम कुछ ऐसे राजाओं के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 मोस्ट क्रूएलेस्ट रूलर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं मिहिर कुल। तो करीब 5th सेंचुरी के आसपास भारत में ऑलरेडी बहुत सारे हूण शासकों ने अपना डेरा जमा लिया था और मिहिर कुल एक हूण शासक ही थे और उन्होंने भारत में रहकर भारत के कल्चर को एडॉप्ट करने की कोशिश की थी। इस वजह से उन्होंने बुद्धिज़्म पे अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित किया ताकि वो बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल में जान सके। लेकिन बौद्ध भिक्षु मिहिर कुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने अपने आचार्य को भेजने की जगह बौद्ध भिक्षुओं ने अपने एक स्टूडेंट को भेज दिया मिहिर कुल के पास। और जब मिहिर कुल को इस बारे में पता चला तो इससे मिहिर कुल को बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो सभी बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार कर देगा। इस वजह से उसने बुद्धिस्ट के जेनोसाइड के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च किया और इस वजह से कई सारे बुद्धिस्ट भिक्षुओं का नरसंहार हुआ और कई सारे बुद्धिस्ट विहार मंदिर तोड़े भी गए और नालंदा विश्वविद्यालय भी तोड़ी गई, क्योंकि उसमें कई सारे बुद्धिस्ट रहते थे उस समय। और मिहिर कुल के रिलीजन को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और हिस्टोरिकल अकाउंट से ये पता चलता है कि उसने बाद में सिविज्म यानी शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं सिकंदर बुत्सिकन, जो कि कश्मीर के शाहमीरी डायनेस्टी के शासक थे करीब 5th सेंचुरी के आसपास। सिकंदर बुत्सिकन ने अपने शासनकाल में कश्मीर के हिंदूज और बुद्धिस्ट संप्रदाय के लोगों पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे। इनफैक्ट उसने उस दौरान कई सारे कश्मीरी पंडित का जबरन धर्म परिवर्तन भी कराया था और साथ ही साथ उसने कितने अत्याचार किए थे कश्मीरी पंडितों पे कि उन्हें उस दौरान अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और जो नहीं भाग पाए उन्हें मार दिया गया। और उसने कश्मीर के बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स तोड़े थे, जैसे कि बीज बिहार मंदिर, मार्तंड सन टेम्पल। इसी वजह से उसे बुत्सिकन कहा जाता है। तो अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी की आर्मी का आर्मी जनरल था और उसने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर ही भारत में कत्लेआम मचाया था। हालांकि इस दौरान वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गया था और उसका कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। तब उसके एक वैद्य ने उसे सुझाव दिया कि उसे अपना इलाज नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्रा के पास से करवाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद गोरी का ये आर्मी जनरल यानी बख्तियार खिलजी बहुत ही ज़्यादा इस्लामिक प्राउडी पर्सन था। इस वजह से वो नहीं चाहता था कि उसका इलाज उसके रिलीजन के पर्सन के अलावा कोई दूसरे रिलीजन का पर्सन करे। लेकिन अंत में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उसे अंत में राहुल श्री भद्रा के पास ही अपना इलाज करवाना पड़ा। और जब राहुल श्री भद्रा ने उसका इलाज कर दिया तब वो नालंदा यूनिवर्सिटी की एडवांस टेक्नोलॉजी देखकर चौंक गया और उसे ये एहसास हुआ कि नालंदा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कई ज़्यादा बुद्धिमान, ज्ञानी और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं। इस वजह से उसे नालंदा यूनिवर्सिटी से बहुत ही ज़्यादा जलन होने लगी और उसने डिसाइड किया कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी का खात्मा कर देगा। और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक करके वहाँ के कई सारे बौद्धिस्ट भिक्षु और ब्राह्मणों की हत्या कर दी और उन्हें जिंदा जला दिया। और उसने साथ ही साथ नालंदा यूनिवर्सिटी की 90 लाख किताबों को जला दिया, जो कई महीनों तक जलती रही। और नालंदा यूनिवर्सिटी पे पास्ट में भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, लेकिन तब अलग अलग राजाओं ने उसे दोबारा बनवा दिया था। लेकिन इस बार नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हुआ था उससे नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भी रिकवर नहीं कर पाई और इसी के साथ साथ उस जमाने की वर्ल्ड की सबसे फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी का अंत हो गया। हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पे आते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिनके काले कारनामों के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। औरंगजेब के क्रूर स्वभाव से उसके पिता शाहजहां भी वाकिफ थे। इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि औरंगजेब हिंदुस्तान का अगला बादशाह बने, बल्कि वो तो ये चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह हिंदुस्तान का अगला बादशाह बने, क्योंकि दारा शिकोह बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर किस्म के राजा थे, अपने परदादा अकबर की तरह। लेकिन औरंगजेब ने सत्ता को हथियाने के लिए अपने भाई दारा शिकोह के साथ युद्ध किया, जिसमें उसने अपने भाई दारा शिकोह को हरा दिया और अपने पिता शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया। और उसके पिता शाहजहां ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी कैद खाने में ही बिताई। और ये तो सिर्फ औरंगजेब की क्रूरता की शुरुआत थी। फिर बाद में उसने अपने साम्राज्य के नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स पे जजिया टैक्स लगवाया, जिसके तहत उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ता था। और साथ ही साथ उसने कई सारे मुख्य हिंदू मंदिरों को तुड़वाया
और उसकी जगह उसने वहाँ पे मस्जिदें बनवाई। और उसने कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली पे रोक लगा दी। और उसने सिखों पे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, जिसमें से हम हमारे गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को कभी भी नहीं भूल सकते। और औरंगज़ेब की कट्टर पॉलिसीज ही मुग़ल एम्पायर के एंड का कारण बनी। और अंत में मुग़ल एम्पायर को शिवाजी के मराठा एम्पायर, सिख एम्पायर के गुरु गोविंद सिंह जी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के अहोम्स ने रिप्लेस किया। तो इसी के साथ अब हम हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 रूलर पे आ जाते हैं। तो इस लिस्ट में हमारे नंबर 1 रूलर हैं अशोका दी ग्रेट। हाँ, पता है मुझे इस बात के लिए कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा गालियाँ पड़ने वाली है, लेकिन आप वास्तविकता से भाग सकते हैं, उसे नकार नहीं सकते। और इसके लिए मैं सोर्स लूँगा हमारे अशोक के अशोक वदना में से, जो कि अशोक की लाइफ के ऊपर एक बुक है जिसे मथुरा के किसी बौद्धिस्ट भिक्षु ने लिखा था। ये तो हम सभी जानते हैं कि अशोका ने सत्ता को हथियाने के लिए अपने पिता के विरुद्ध जाके अपने सबसे बड़े भाई सुसीमा का कत्ल किया और अपने 99 भाइयों को एक एक करके उसने मार दिया ताकि वो अपना सिंहासन एंश्योर कर सके। और अशोका एक सैडिस्टिक पर्सन था। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, सैडिस्टिक पर्सन एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जिसे दूसरों को दर्द और पीड़ा में देखने में मजा आता है। इस वजह से अशोका ने एक कैद खाने का निर्माण करवाया था जहाँ पे वो वॉर के प्रिजनर्स को कैद करता था और उन्हें तरह तरह के टॉर्चर्स देता था। एक तरह से वो अशोका का कैद खाना एक बहुत बड़ा टॉर्चर चैम्बर था जहाँ पे वो वॉर प्रिजनर्स को बहुत ही बुरी मौत देता था। और अशोका अपने उस कैद खाने का अक्सर दौरा किया करता था ताकि वो लोगों को तड़पते हुए देख सके। और अशोका के इस कैद खाने को फेमसली अशोकास हेल यानी अशोका का नर्क कहा जाता है, जिसके ऊपर फेमसली एक विकिपीडिया पेज लिखा हुआ है पूरा डिटेल में। और अशोका की मृत्यु के कई सौ साल बाद एक चाइनीज़ ट्रैवलर फाइयान ने भी इस कैद खाने का दौरा किया था, जहां उन्होंने इसके बारे में अपनी भारत यात्रा में लिखी गई किताब में भी जिक्र किया। और कई सारे लोगों को ये लगता है कि जब अशोका ने कलिंग का युद्ध किया था तब युद्ध में की गई हिंसा के कारण अशोका को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने शस्त्र और हिंसा का त्याग करके बुद्धिज्म को अपना लिया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ है। और अशोका ने कलिंग युद्ध के बाद भी बहुत सारी हिंसाएं की थी। और हमें अशोक वदना में से ये पता चलता है कि एक बार एक जैन और एक आजीवक ने लॉर्ड बुद्धा का गलत डेपिक्शन किया था अपनी ड्राइंग में, और लॉर्ड बुद्धा को गलत तरीके से दिखाया था अपनी ड्राइंग में बुद्धिज़्म को क्रिटिसाइज करते हुए। क्योंकि अशोक तो बुद्धिज़्म को मानने वाला था ना, तो उसने गुस्से में आकर कई सारे आजीवक और जैन्स के नरसंहार का ऑर्डर दे दिया। और उसने ये कहा कि जो भी मुझे जैन या आजीवक का सर काट कर देगा मैं उसे एक एक सिल्वर कॉइन दूंगा। जिससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि अशोका भले ही अपने शिलालेखों में रिलीजियस पीस की बात करते थे, लेकिन वो खुद अलग अलग रिलीजन्स के बीच बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे और बुद्धिज़्म को फेवर करते थे। हालांकि इसके अलावा अशोका ने इतने बड़े एम्पायर का एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया था और ब्रह्म हत्या पे बैन लगाया था और एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन लगाया था और स्लेवरी पे भी बैन लगाया था। इस वजह से हम उन्हें एक ग्रेट एम्पायर का एक ग्रेट शासक भी कहते हैं। वैसे तो भारतीय इतिहास में कई सारे क्रूर शासक थे, लेकिन ये लिस्ट सिर्फ टॉप 5 की थी। इस वजह से हम इसमें कई सारे शासकों को ऐड नहीं कर पाए। लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई सजेशन में हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।